बात करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज बात होने वाली है फेडरल बैंक के टॉप मैनेजमेंट से और हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया साहब, जिनसे चर्चा होगी ग्रोथ मोमेंटम और ट्रेजरी बुक पर। लेकिन सबसे पहले आपको बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। फेडरल बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, कोच्चि में इसका मुख्यालय है। भारत में बैंक की करीब 1270 से ज़्यादा शाखाएँ हैं, करीब 1350 एटीएम्स इस बैंक के मौजूद हैं देश में। खजूरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। Q1 की बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जो कई बड़े बैंक्स थे हमारे देश के, इस बार उनकी ट्रेजरी बुक जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में रही थी अलग अलग कारणों की वजह से, लेकिन आपकी बैंक की ट्रेजरी बुक में कोई बदलाव विशेष देखने को नहीं मिला है। आपने क्या ऐसा अलग किया है कि आप बाकी बैंकों से बेहतर कर पाए हैं? सिर्फ हम ही नहीं है, अगर आपने देखा हो आईसीआईसीआई बैंक का भी जो नंबर थे वो हमारी तरह ही थे। इंडसइंड के भी करीब करीब वैसे ही थे। तो देखिए क्या होता है, ट्रेजरी बुक पे इम्पैक्ट उसके होता है जिसने अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अगर आप इसे समझ पा रहे हो या आपके दर्शक समझ लें इसे, ये क्या होता है, जितने लंबे अवधि के बॉन्ड्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। रिस्क ज्यादा रहता है मैंने, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो उसके भाव उतनी तेजी से नीचे गिरते हैं लंबी अवधि के, जितने लंबे अवधि के, क्योंकि वो एक गणितीय सूत्र है, वो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला जिसके थ्रू बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो उसके आगे आने वाले जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के योग के बराबर होती है, उसके जोड़ के बराबर होती है। तो अगर आप 30 साल का बॉन्ड लेंगे, उसमें आने वाले उसके कैश फ्लोज हर 6 महीने में उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है और फिर बाद में जो प्रिंसिपल 30 साल बाद मिलेगा, तो उन सबको हम आज की नेट प्रेजेंट वैल्यू में लेते हैं और उसको आप ऐड करते हैं तो बॉन्ड का प्राइस आता है। तो जितने लंबी अवधि के बॉन्ड्स रहते हैं उसमें उतना ज्यादा प्राइस का ह्रास होता है, उतना प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, और तब आपने कितने में खरीदा है और अब बाजार भाव क्या है, उस दोनों का जो अंतर है वो आपको उसके प्रावधान करने पड़ते हैं, प्रोविजन करना पड़ता है। तो जिन बैंक्स ने अपनी बुक में जी ये अपेक्षा रखते हुए कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, उन बॉन्ड्स को पहले बेच लिया या नए नहीं खरीदे, वो बैंक बचे रहे। जी बिल्कुल। तो ये बात समझ में आई कि बैंकों ने अलग अलग तरीके से अप्रोच किया है सिचुएशन को। मैं आपके मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टॉक पर बात करना चाहूँगा। एकदम आउट परफॉर्मेंस दिखाई है आपके स्टॉक ने पिछले कुछ समय में, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी उसमें देखने को मिली है। क्या डिफरेंट हो रहा है बैंक में? आखिर क्रेडिट साइकिल की बात करें, वहाँ कुछ अलग सिचुएशन है? यहाँ मेरा थोड़ा सा मत विभिन्न है आपसे, इस दृष्टि से कि पास्ट को छोड़ दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। और नॉर्मली हम लोग अपने बैंक में स्टॉक प्राइस के ऊपर हम कमेंट नहीं करते, क्योंकि ये तो मार्केट का डिसीजन है, मार्केट फोर्सेस हैं वो स्टॉक प्राइस को कहाँ ले जाती हैं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक बैंक का सवाल है और बैंक की परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि आप पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि 5 वर्ष काफी होते हैं कोई किसी चीज की निरंतरता को स्थापित करने के लिए, आप दिसंबर 2015 के बाद से बैंक की परफॉर्मेंस देखिए पिछले 7 वर्षों में, और आप पाएंगे कि बैंक का की जो विकास दर है वो 2015 से 2019 तक बहुत तेजी से रही। 20% के करीब की औसत वृद्धि दर से, वार्षिक वृद्धि दर से हमने अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाया। अगर आप देखें हमारी जो फी इनकम है उसकी ग्रोथ भी आपको परिलक्षित होगी। आप देख लीजिए 2019 के आंकड़े, 20 के, 21 के, 22 के, आपको ये स्पष्टता दिखेगा। ट्रेजरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रेजरी एक ऐसी चीज है जो उतार चढ़ाव लाती है परफॉर्मेंस में, किसी भी बैंक के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं। हमारे साथ जरूर हमारी ज्योग्राफिकल, हमारी भौगोलिक स्थिति की वजह से कई बार मार्केट में ऐसी एक्सपेक्टेशन रही कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जो एक्चुअली वास्तव में उतना हुआ नहीं, लेकिन वो धारणा है, उस धारणा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब केरल में बहुत प्रचंड बाढ़ आई 2018 में, अगस्त के महीने में, आज से ठीक 4 साल पहले, तो केरल के सभी बैंक्स के जो स्टॉक प्राइस थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। बिल्कुल।
करेक्ट। खजूरिया साहब, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाजार की उम्मीद थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन बैंक ने जाहिर तौर पर बेटर परफॉर्म किया है, वो नंबर्स में दिख भी रहा है। क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, हमने देखा कि Q1 में काफी अच्छा रहा है क्रेडिट ग्रोथ आपका। आप कहां से ये ग्रोथ देख रहे हैं, कौन से पॉकेट से ये ग्रोथ आ रही है, और आपको लगता है कि जो मार्केट शेयर है ये आप कंटिन्यू कर पाएंगे होल्ड करना या इसे इंक्रीज करना? देखिए, कैपिटल जो रेज करनी है वो हमेशा उसके अनुरूप होगी कि आवश्यकता कितनी है। अब सवाल इस बात का है कि बैंक का जो CRAR, ये एक ऐसा रेशियो होता है जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, जहां पे कैपिटल इज टू रिस्क वेटेड एसेट्स का जो अनुपात है वो आरबीआई ने और बैसल कमेटी के अंतर्गत जो है कुछ निर्धारित किए गए हैं। और अगर आप उनको लेके चलें तो बैंक उनसे कम से कम 5% ऊपर चल रहा है। मतलब अगर आपको 11 चाहिए तो आप 16 पर हैं। तो इस तरह का अभी आज की तारीख में हमारी कैपिटल की स्थिति है। हमने अपने जो हमारा जो निदेशक मंडल है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी अनुशंसा को लेकर और अपने एजीएम में, अपनी सामान्य बैठक में अपने शेयर होल्डर्स द्वारा हमने वो पारित किया है प्रस्ताव। अगर आवश्यकता पड़ी तो इस वर्ष के अंदर अगली एजीएम होने के पहले तक हम जो कैपिटल है वो रेस करने की स्थिति में रहेंगे। वो हमको मैंडेट प्राप्त है, लेकिन वो आवश्यकता अनुसार होगा। और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में अभी कम से कम निकट भविष्य में किसी प्रकार की कैपिटल रेजिंग की आवश्यकता है। ओके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा खजूरिया साहब, लायबिलिटी फ्रेंचाइजी जो है वो आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप आने वाले दिनों में कैसे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन से आगे रहने की? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और अगर आप हमारे बैंक के तुलन पत्रों को देखें, पिछले 10-12 साल की बैलेंस शीट्स को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये उन चंद बैंक्स में से है जहां पर जो लायबिलिटी की प्रोफाइल है वो बहुत ही ग्रैन्युलर है, बहुत ही खुदरा है। मतलब जिसे आप कह सकते हैं रिटेल है। और 90% के करीब बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो हमारे रिटेल डिपॉजिट कैटेगरी में आते हैं। आरबीआई की जो सीमा है 2 करोड़ से कम के डिपॉजिट्स को, 2 करोड़ तक के डिपॉजिट्स को रिटेल मानना और उसके ऊपर उसको होलसेल मानना बैंक की ये ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रही। हम भाग्यशाली रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उन सभी पेट्रन्स को, अपने सभी उन ग्राहकों को जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त करते हुए सदा हमें रिटेल डिपॉजिट से हमेशा भरा रखा है। और उसकी वजह से बैंक की तरलता, बैंक की लिक्विडिटी पे भी बहुत लाभ हुआ है। आप हमेशा से हमारे एलसीआर रेशियोज को देखिए, एलसीआर रेशियो इसलिए रिच हैं, इसलिए सदा से ज्यादा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिटेल का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। बैंक के 40% डिपॉजिट एनआरआई डिपॉजिट्स हैं। और ये एनआरआई जो है ये किसी एक एनआरआई या किसी 2 एनआरआई से नहीं, इसमें लाखों एनआरआई का डिपॉजिट है। और अनेक जितने भी वो गल्फ में हैं या जी। यूरोप में हैं या उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में है, जी इन सब से एक सतत प्रवाह रहा है एनआरआई रेमिटेंसेस का। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनआरआई रेमिटेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं बैंक की, और आगे भी शायद ग्रोथ जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। तो यहाँ पर फेडरल बैंक के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह से कारोबार चल रहा है, और नतीजे बाजार की उम्मीद कुछ और थी, उससे परफॉर्मेंस बेहतर ही रहा है।